प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। महंगाई की हाहाकार मची है, हर तरफ एहतजाज हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर भी हो रहा है, पार्लियामेंट के बाहर भी हो रहा है। इस वक्त पीडीएम भी सर जोड़े बैठी है, मुख्तलिफ रैलियों का ऐलान किया जाने वाला है। ज़ाहिर से खबरें यही आ रही हैं कि प्लान किया जा रहा है कि ये पूरा महीना भी मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली जाएंगी, जैसे कि पिछले 15 दिन निकाली गई। और इसके बाद फिर इस बात पर भी गौर हो रहा है कि दिसंबर में लॉन्ग मार्च किया जाए, अगरचे इसकी तारीख शायद अभी इसका ऐलान न किया जाए एक मरतबा फिर, जैसे कि पहले भी होता रहा है, कहा जाता रहा कि रैलियां निकालेंगे फिर उसको लॉन्ग मार्च में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन कुछ इसी तरह की बातें अभी इजलास के अंदर हो रही हैं जो कि जारी है। दूसरा, कुछ दिन पहले तक हुकूमत ये कहती थी कि हम देखें जी, आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हुआ तो हम यही कर सकते थे कि हम टैक्स कम कर दें, और हमने कम किया है और हम सिर्फ पेट्रोलियम लेवी जो है वो 5 रुपए 62 पैसे वसूल कर रहे हैं। लेकिन अब IMF की शराइत आड़े आ गई और खबरें ये हैं कि IMF के साथ हुकूमत ने यह तय किया है कि पेट्रोलियम लेवी के जरिए से 250 से 300 अरब रुपए सालाना टैक्स जमा करेंगे। और ये IMF के साथ इत्तफाक हुआ है, जिसकी वजह से ये पेट्रोलियम लेवी 5 रुपए 62 पैसे से बढ़ाकर 9 रुपए 62 पैसे यानी 4 रुपए का इजाफा किया गया। और खबरें ये हैं कि 5 रुपए और बढ़ाई जाएगी, ये 15 रुपए के करीब चली जाएगी, जिससे खदशा ये पैदा हो रहा है कि पेट्रोल अभी शायद और महंगा होगा। इसके अलावा बिजली महंगी हो गई है। आज के तमाम अखबारात में ये शय सुर्खी लगी है कि बिजली 1 रुपए और 62 पैसे 68 पैसे महंगी हो गई घरेलू सार्फिन के लिए। कुछ दिन पहले भी बिजली महंगी हुई थी, इसका भी एक इंपैक्ट आ रहा है। फिर इसके साथ साथ अगर आप शौकत तरीन साहब के बयान को देखें तो गुज़श्ता रोज उन्होंने कहा कि मईशत इतनी तेजी से तरक्की कर रही है कि खतरा है कि ये 6% से क्रॉस ना कर जाए GDP। अब अगर उनका कहना यह है कि अगर GDP 6% हो जाता है तो ये हमारे मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि GDP को 5.5% से बढ़ने ना दें। इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे, अगर GDP 6 हो जाती है तो पाकिस्तान को क्या मसला होगा, क्या चैलेंजेस होंगे और कैसे इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, और क्या यह दावा दुरुस्त है भी या नहीं कि मईशत इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वो 6 से बढ़ने का खदशा है या इम्कान है। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करते हुए 2-3 चीज़ें और भी हैं जिसको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जाकर डिस्कस करेंगे, जिसमें डस्का का इलेक्शन पर एक रिपोर्ट आई है, इंतजामिया को धांधली में मुलव्वस करार दिया गया इस रिपोर्ट में। फिर जमशेद चीमा साहब जो कि आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद भी हैं, वो अगरचे आज भी जलसे कर रहे हैं, अपनी कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी उनको रिलीफ नहीं मिला और अब वो हाई कोर्ट जाएंगे NA 133 में इलेक्शन लड़ने के लिए। और साथ साथ मालम जब्बा लीज केस जो है उसमें भी परवेज खटक साहब को नैब ने क्लीन चिट दे दी है और अदालत में जाकर कहा है कि जी हम इस केस को जारी नहीं रखना चाहते, और वहां से भी ओके की जो है वो हुआ है, यानी नैब की दरखास्त मान ली गई है। अब ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे और आगाज़ जो है वो ऐसे ही करते हैं। मेरे साथ जमशेद चीमा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और एनर्जी मिनिस्टर हैं सिंध के। नासिर बेग चौथाई साहब हमारे साथ मौजूद है, आप सीनियर दर्जेकार हैं। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में अरशद अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप एनर्जी एक्सपर्ट हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। मैं अरशद अब्बासी साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। एक पहले तो पेट्रोल की बात हो जाए। ये हुकूमत कुछ दिन पहले तक क्रेडिट ले रही थी कि जी देखिए हमने टैक्स कम कर दिया और पेट्रोलियम लेवी जो पिछली हुकूमत में बहुत ज़्यादा थी हमने उसको कम दिया। अब खबरें ये आ रही हैं, एक तो ये कि इसको बढ़ाकर 9 रुपए पर ले गई हुकूमत। IMF के साथ मुआहिदा है कि जी हम 250 से 300 अरब रुपए सालाना पेट्रोलियम लेवी से इकट्ठा करेंगे, और इसकी वजह से हुकूमत को अब पेट्रोल ये महंगा करना पड़ रहा है और ये पेट्रोलियम लेवी अभी शायद बढ़ेगी और 15 रुपए तक जाएगी, इससे और महंगा हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप इसको सर? अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और शायद मैं पहले भी आपको इसी टॉपिक पे एक ब्रीफ थोड़ा दे चुका था कि आप चूंकि एक ऐसे आदमी से बात कर रहे हैं जिसने एक बड़ी मेहनत से पाकिस्तान के टॉप एनर्जी और ऑयल एंड गैस एक्सपर्ट्स को एक पेज पे इकट्ठा किया और इस गवर्नमेंट को एक रोड मैप बना के दिया कि हम ऑयल एंड गैस में किस तरह सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। आज हमें ये जो जितनी ये आवपकार हो रही है ये ना होती अगर पाकिस्तान में ये सीरियसली उस पेपर को लेते, उस कंसेप्ट पेपर को लेते कि हम ऑयल एंड गैस में खुद की हो सकते हैं। और फिर आप उस बंदे से बात कर रहे हैं जिसकी शेल गैस की रिपोर्ट की इनॉग्रेशन खुद इमरान खान ने की। काश मैं आपको तस्वीर भी भेज देता जिसमें वो किताब देख रहे हैं, और ये 2017 की बात है। उन्होंने कहा था देखो अरशद, जब मैं आऊंगा सबसे पहले शेल गैस को हम अनलॉक करेंगे ताकि पाकिस्तान में ये जो बार बार LNG बाहर से ला रहे हैं, पेट्रोल बाहर से ला रहे हैं, हमारे अपने मुल्क में 104 ट्रिलियन TCF गैस मौजूद है। हमारे पास 9 मिलियन टन इस पर अब्बासी साहब आर्गुमेंट ये देते हैं हुकूमत के लोग, वो ये कहते हैं कि जी उस पर जो सिक्योरिटी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आ रही है क्योंकि वो उसके ज़खायर बलूचिस्तान में है या ट्राइबल एरियाज में है, तो वहां पर जो सिक्योरिटी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। बात नहीं है, ये सिंध में है ये बातें जिसने ये कहा, ये पता नहीं किसने कहा ये बात सिक्योरिटी की। KPK में आप खुद बताऊं कि पिछले
10 साल में कितनी ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी हुई, वो कितने उस वक्त जहाँ पे टेररिज्म क्या हाल था। अगर कोई बंदा बैठता, मैंने खुद KP की OGDC में 1 साल काम किया है, कि कितनी सिक्योरिटी का से कंपेयर करें किससे, ये बातें ऐसी हैं जो कि वही दे सकते हैं जवाब। जैसे पहले नदीम बाबर साहब थे, ताबिश गौर थे, आप ये देखिए ना इनके प्लेयर कौन से आए हैं, कौन से लोग बेस्ट इन्होंने सेलेक्ट किए अपने ऑयल एंड गैस के। उनका काम ही यही था कि ये वाली तब्दीलें देनी है जो बगैर मेरे ख्याल में दुनिया में कोई बंदा मान ही नहीं सकता। अब आप कैसे कह सकते हैं कि गुज़िश्ता 5 साल में पाकिस्तान की लॉ एंड सिक्योरिटी की कंडीशन क्या रही है KPK में, और 2010, 12, 13, 14 में ये डिस्कवरी उस वक्त हम ऑयल शामिल करते रहे। वंस अपॉन ए टाइम 90,000 बैरल चला गया था। ये कौन सी बातें? देखिए, ये वो बयान है जो कि पाकिस्तान को इस हाल तक आज तक लेके गए। ये क्यों नहीं हो रहा फिर? अगर आपके ख्याल में ये पाकिस्तान को खुद कफील कर सकता है, तो ये डिगिंग क्यों नहीं हो रही, ये एक्सप्लोरेशन क्यों नहीं हो रही? इसमें क्या जाती मफादत है कुछ लोगों के, या इमरान खान साहब बस भूल गए हैं वो वादा जो आपसे उन्होंने किया था? असद, वो डिगिंग तो बड़ी दूर की बात है। मुझे 2016 में इनकी क्लिप, जिसमें शायद पीछे मैं भी खड़ा हूँ, ऑयल सीप इतनी ज्यादा है KPK में, बलूचिस्तान में इतनी, यानी जिसे कहते ऑयल स्प्रिंग, अक्सर आपने मेरे ख्याल में वो TV में दिखाए होंगे कि ये देखिए वजीरिस्तान में ये क्या हाल है, ये करक में क्या देखें ये ऑयल निकल रहा है, वहां पे लोग पीटर इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं। और इमरान खान ने उस वक्त कहा कि देखो यार, जब मैं वज़ीर आज़म आऊंगा तो ये इस ऑयल जो स्प्रिंग है, नहीं जो चश्मे, हम इनको इस्तेमाल करेंगे, और उसमें हमें 1 लाख बैरल से 2 लाख बैरल तक, ये एक रफ असेसमेंट है, ये बिल्कुल हमारे ऑयल में इन्वेंट्री शामिल हो सकती है। टोटल 3.5 लाख में अगर फर्ज करें हमें 2 लाख मिलता है, जिसकी पंपिंग कास्ट $2 से $4 हो, तो सही है। राइट सर, अब्बास साहब जरा रुकिएगा, मैं 1-2 चीजें आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन पहले इस पर रोजाना हम चीमा साहब रोजाना ये सुन रहे हैं कि जी क्या करें, आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा है, और प्राइम मिनिस्टर तो अब ये दोहरा के कह रहे हैं कि जिन मुल्कों में अपना तेल नहीं निकलता वहां पर हम सबसे कम में बेच रहे हैं, आवाम को सबसे कम में दे रहे हैं। इसके बावजूद आप 21 रुपए फी लीटर प्रॉफिट कमा रही है हुकूमत, 21 रुपए अपनी जेब में डाल रही है फी लीटर। तो और फिर ये पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ा दी गई है, और शायद अभी और बढ़ने जा रही है। तो ये तजावीज़ जो अभी अब्बासी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने दी थी, ये सब क्यों नहीं हो रहा? देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि स्टेटमेंट है वज़ीर आज़म साहब की, मैं उस स्टेटमेंट को एंडोर्स करता हूं। आप उस स्टेटमेंट को चेक कर लें, अगर वो स्टेटमेंट गलत हो तो फिर इस पर जरूर बहस होनी चाहिए। दुनिया में 21 मुल्क ऐसे हैं जो तेल एक्सपोर्ट करते हैं, उन मुल्कों के अलावा हम सब शायद सबसे सस्ता तेल बेचने वाले हैं। मिस्र का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मिस्र का भी हम चलें, ये तो हो गया ना सर, ये तो परसों से हम सुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने जब से तकरीर की है। ये नहीं, मैं तो 2 महीने से कह रहा हूँ ये बात, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये स्टेटमेंट ठीक है। अगर ठीक है तो इस बात का ये बात इंपॉर्टेंट है। और उसकी वजह, और दूसरी बात ये कि तारीखी तौर पर हम जो टैक्स लेते रहे हैं तेल पे, वो लेते रहे 36% से लेके 62% तक। मैक्सिमम जो किसी गवर्नमेंट ने टैक्स दिया 62% लिया, और जो मिनिमम टैक्स दिया 36%। इसमें 3 गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट है, इसके बाद पिछली गवर्नमेंट नून लीग की थी, और उससे पीछे पीपल्स पार्टी की। इन 3 महीने का मैंने पिछले आप कह लें कि 5 और 5 10 और 3 13 जमा 4 52 13 जब 52 जो 52 जो क्वार्टर है इनकी मैंने सारी डिटेल निकाली 52 क्वार्टर की। 52 क्वार्टर में जो आप कह लें कि तेल पे टैक्स लिया जाता रहा है वो 36% से लेकर 52% तक लिया जाता रहा। हमारा पिछला जो क्वार्टर है तकरीबन उसमें तेल पे टैक्स लिया गया 21%। 36 मिनिमम लिया गया, मैक्सिमम 62 लिया गया, हम 21% ले रहे थे। बाकी जो बात आई है IMF की, IMF का हमारा जो इनके साथ था एक इशू, वो ये था हमारा टैक्स का कलेक्शन का टारगेट है 5,800 बिलियन रुपीस। हमारा टैक्स कलेक्शन उससे ज्यादा जा रही है। हम समझते हैं कि 63,500 तो फिर ये 250 से 300 अरब रुपए नई किस्त लेने के लिए इत्तेफाक क्यों कर रहे हैं चीमा साहब IMF के साथ? ये एग्री क्यों किया है कि जी हम 300 अरब रुपया जो है वो यहाँ पेट्रोलियम लेवी से इकट्ठा करके देंगे, उसके लिए आपको 5 रुपए से बढ़ाकर 15 पे ले जानी पड़ रही है पेट्रोलियम लेवी? मैं कह रहा हूं कि हमारे और हम उन्हें कहते थे कि हम टैक्स कलेक्शन जब पूरी कर लेते हैं या एक्सीड कर लेते हैं टारगेट को, उनका था कि 6,100 करें, हमने कहा 6,100 से भी हमारा इस वक्त जो टारगेट जा रहा है 6,300 जा रहा है। जब 6,300 जा रहा है तो आप हमें इस पे डिक्टेट ना करें। लेकिन यह है कि बरल ये कोई आप 11वीं बार आप IMF में गए हैं और हर बार मजबूर होकर गए हैं। तो जब हमारी हुकूमत आई थी हमारे पास $20 बिलियन का आप पहले करंट अकाउंट डेफिसिट था। जब आपके अकाउंट से हर महीने $600-700 मिलियन कम हो रहे
रहे हों आपके रिजर्व में से, तो फिर आपके पास चारा नहीं रहता। हमारे पास भी इस वक्त चारा नहीं है, सच्ची बात है, ये फैक्ट है, ये बड़ी तलख और बदनवा हकीकत है। उस बदनवा हकीकत के होते हुए हमारा जायज मुतालबा था कि हम टैक्स कलेक्शन पूरी कर लेते हैं, लेकिन ये इस पर डिक्टेट ना करें, लेकिन हमें वो मजबूरी है उनकी, वो मानना पड़ा। लेकिन फिर भी हम जितना टैक्स कम कर सकते हैं, जितना हम आवाम पे कम बोझ डाल सकते हैं वो डाल रहे हैं। मतलब कम से कम बिजली की कीमत भी उनकी मर्जी की, यानी आप चाहें तो 25 रुपए पर भी ले जा सकते हैं लेवी को, लेकिन आप आवाम पर कम बोझ डालने के लिए इसको फिर 15 रुपए पर लीटर रखेंगे। इम्तियाज शेख साहब, मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास इख्तियार होता आज, आप ये बिजली और गैस, ये इसका पेट्रोल का, बिजली और गैस का, तो आप कैसे इसको मैनेज करते? क्या आप IMF की किस्त लेने के लिए उसकी शराइत को नहीं मानते? क्या आप बिजली की कीमत नहीं बढ़ाते? क्या पेट्रोल पर आप ये लेवी नहीं लगाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मसला यह है कि ये जो इतनी कीमत बढ़ी है तो इसके कई वजूहात हैं, और जिस तरह अरशद अब्बासी साहब ने बात की, हमारे अपने मुल्क में ये ज़खायर मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ निकालने की देर है, मेहनत की देर है, स्ट्रेटजी और प्लानिंग की देर है। वो तो 3 साल में हुई नहीं, इन्होंने बंदी कर दी। ये टोटल का टोटल मिसमैनेजमेंट और मतलब नाअहली है हुकूमत की, और ख़ास तौर पे एनर्जी सेक्टर की। हमने तो कई प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। इनकी गैस मतलब उसमें मसले, इनके पेट्रोल इनके उसमें मसले, इनका बिजली उसमें मसले, ये मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे। इवन LNG गैस है, बाहर से मंगानी है, वो नहीं मंगा पा रहे, लोग उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। इनके जो टेंडर बिडिंग कर रहे हैं उसमें कोई लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। असल में इनका पूरे आवे का हवाई इनका बिगड़ा हुआ है, ये मतलब कर नहीं पा रहे हैं। जब आदमी करता है, देखें जब आदमी उसमें ट्रस्ट नहीं कर रहा है। इंटरनेशनली गैस की डिमांड इतनी ज्यादा है कि जो बिडिंग कंपनीज हैं वो शायद एक तो ये कि वो पाकिस्तान को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रख रही, या उनकी डिमांड इतनी ज्यादा कि वो उसको पूरा नहीं कर पा रही। तो ये भी तो एक फैक्टर हो सकता है। देखें जी, ये तो चले सर्दी हो गया, चले मान ली आपकी बात। गर्मियों में जो लोड शेडिंग हुई थी, गर्मियों में जो शॉर्टेज हुई थी, उसका क्या होगा? वो क्यों हुआ? टोटल जी देखें, हम मतलब आपसे गलत बात नहीं कर रहे, हम तो पूरा, मैं एनर्जी का मिनिस्टर हूं, हम एक एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, इनमें सलाहियत ही नहीं है। 4 वजीर तब्दील कर चुके हैं, 2 स्पेशल असिस्टेंट 3 उन्होंने निकाल दिए। मतलब इनका कोई मतलब एक पॉलिसी तो हो ही नहीं सकती जिसमें कहें कि किया, और इनकी अपनी गलतियां हैं, नाअहलियत है, जिसकी वजह से पूरे का पूरा उन्होंने पूरे मुल्क का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत तबाह कर दी पूरी की पूरी। अब कहां से कहां पहुंच गया पेट्रोल, देखें कहां से कहां पहुंच गया। मतलब चले बाहर मुल्क 92 से इन्होंने 148 तक पहुंचा दिया आकर। 92 था जब इनको हुकूमत मिली थी। तो अब मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि मतलब जो ये कर रहे हैं, मतलब अभी इनका इनसे मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा कि ये बाहर से पेट्रोल मंगाएं। जब इनको फर्नेस ऑयल की जरूरत होती है तो ये गैस मंगा लेते हैं, जब गैस की जरूरत होती है तो फर्नेस ऑयल मंगा लेते हैं। मतलब इनकी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, जो कि इनसे संभल नहीं पा रहा। सही है, लेकिन इसके साथ साथ एक और मसला भी तो है ना 3 साल में, क्या साहब एक और मसला भी तो है ना। मसला ये है कि IMF से पैसे लेने हैं, और हुकूमत ये कहती है IMF से किस्त हमें इसलिए लेनी है कि हमें कर्जे अदा करने हैं। और कर्जे कौन से अदा करने हैं? वो कर्जे अदा करने हैं जो पिछली हुकूमतों ने लिए हैं। अब IMF से पैसे लेने के लिए, किस्त लेने के लिए उनकी बातें माननी पड़ी। IMF की शर्त मानी, हमें पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई, पेट्रोल महंगा हो गया। IMF की शर्त मानी है, बिजली महंगी करना पड़ी है, बिजली की कीमत बढ़ा दी है। तो मजबूरी है हुकूमत की, कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल मजबूरी हुकूमत की। आप मुझसे पूछे तो मैं देखिए जी, अगर आप IMF के पास जा रहे हैं तो आप दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जा रहे हैं, आप कहीं और नहीं जा रहे। आप ऐसे साहूकार के पास जा रहे हैं जो आपको नोचने के लिए तैयार बैठा हुआ है। वो आपकी मदद नहीं करता, वो आपको जो कर्ज देता है उसको वापस लेने के लिए आपसे जराए पूछता है, आपसे डिमांड करता है कि आप इतनी कीमत बढ़ाएं, इतनी कीमतें बढ़ाएं और किसी में कमी न करें, कोई सब्सिडी ना दें, किसी को रियायत ना दें, और इतने पैसे तो बनाए ना आप कि मेरी किस्त वापस कर सके। ये एक मतलब एक पहले हिंदू बनिया था, अब ये गोरा बनिया आ गया है। तो हम जो कहते थे हमेशा कि जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में तिजारती पहलू है वो गुलामी का पहलू है, और इमरान खान साहब ने यही कहा था कि खुदकुशी कर लूंगा, नहीं जाऊंगा, जाना पड़ा। ऑक्टोपस है ये, एक हस्तपा है जो आपको जकड़े हुए। लेकिन इसमें यह भी होता है फिर कि आप क्या मुतालबात कर रहे हैं, वो क्या मुतालबात कर रहे हैं, आप उन्हें किस हद तक नहीं चला सकते। अगर आप उन्हें आपसे 600 अरब रुपए का कहा लेवी लगाने का और आप 500 पे तैयार हो गए, 500 अरब पे, तो क्या खाक काम किया आपने? जी,
क्या किया आपने? अगर आप मिस्र से रजा बाकर को उठा के ले आए, जिसने इन्फ्लेशन रेट मिस्र का दुगना कर दिया था, तो यहाँ भी वो ये कर रहे हैं ना भाई। अब्दुल हफीज शेख का क्या कसूर था उसको निकाला गया बेचारे को? ये इतना महंगाई कम नहीं हो रही थी, महंगाई तो और बढ़ गई। अगर आप मुझसे बहुत लोग बात करते हैं क्या महंगाई दुनिया भर में, महंगाई बिल्कुल दुनिया भर में, आई कंप्लीटली एग्री। लेकिन पाकिस्तान में क्या रेशियो इन्फ्लेशन का? कोई खान साहब कल कह रहे थे कि मोबाइल पे चेक कर ले, मोबाइल पे चेक कर ले। 15% पे चली गई है महंगाई पाकिस्तान में। जी 15% महंगाई चली गई है, और तकरीबन 20% पर गरीबों के लिए महंगाई गई है जी। बेरोजगारी अलग है। ये बात असर क्या हुई? खान साहब ने हमसे बहुत अच्छे वादे किए थे, बहुत आला और बड़ी प्रैक्टिकल बातें की थी हमसे एज अपोजिशन लीडर, कि 1 रुपया बढ़ता है तो क्या होता है, 1 रुपया टैक्स बढ़ता है तो क्या होता है, वो सब हमारे पास मौजूद है और हम उसमें हम एग्री थे, उनसे मुत्तफिक थे पूरी तरह। ठीक। लेकिन जब हालात सामने आए, जब आपने उड़ते हुए परिंदों को अपने घोंसले में बैठने दिया, जब आपने असली लोगों को बाहर कर दिया, तो फिर हालात वही होंगे ना जो पिछले जमानों में होते थे, पिछले दौर में होते थे। तो अब मेरे अर्ज करने का ये है कि महंगाई की को तस्लीम कर लें, ये ना कहें पड़ोसी मुल्कों में महंगाई है। बासी साहब ये बताइएगा, आपने तो जाहिर है एक तो आप उस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि अगर उस पर हुकूमत आते ही अमल करती तो शायद हम जो है वो दूसरे रिसोर्सेज से अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाते, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को, लेकिन वो तो नहीं हुआ। अब ये बताइए कि इस वक्त शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है, क्योंकि अगर ये 150 पर जा रहा है पेट्रोल, इससे बढ़ने का खतरा है, तो अवाम की कुव्वत खरीद नहीं है और अवाम के अंदर सकत नहीं है, उनकी आमदन कम है बाकी मुल्कों के निस्बत। इस वक्त आपके ख्याल में हुकूमत को कैसे मैनेज करना चाहिए इन हालात में रहते हुए कि अवाम पर मजीद बोझ ना पड़े? अच्छा देखिए, हमारे पास एक अल्टरनेट फ्यूल था, वो क्या था? सीएनजी थी। आपको पता है कि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले सीएनजी कितनी एबंडेंटली अवेलेबल थी पंप्स के ऊपर। जब पेट्रोल महंगा होता था तो हमारी डोमेस्टिक गैस हुआ करती थी और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया करता। देखिए, आपके बड़े तीनों मुअज़्ज़िज़ साहिबान बैठे हुए हैं, मैं इनसे हाथ जोड़ के एक बात कहता हूँ कि इमरान खान साहब जब इलेक्शन नहीं हुए थे तो फ्रीक्वेंटली मिलते थे, डिफरेंट बातें पूछते थे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो गैस की जो लीकेज है, दोनों जो कंपनी है एसएसजीसी और एसएनजीपीएल में, ये तकरीबन 15 से 16% है। ये इतनी क्वांटिटी है जितनी हम डेली वहां से कतर से गैस लाते हैं, यानी 600 MMCF। यकीन करें कि ये 6 महीने के अंदर एक क्यास के मतलब हम ये जो लॉसेस 17% है, इसको हम 2% में ला सकते हैं। और ये दुनिया भर का रिकॉर्ड है कि हम तकरीबन 2 बिलियन CF गैस जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाती है, हमारे लॉसेस 17% है। अमेरिका में 32 बिलियन, यूक्रेन कंपेयर कर ले, हमने इनको टेबल बना के दिया कि देखो ये वो काम है जो आप कर सकते हैं, ये करें। लेकिन सुनने वाला कौन है? मसला ये है कि बैरियर है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर और जो गुड गवर्नेंस पे जो अच्छी जो तजावीज है जो डूएबल है, वो एक तो बड़ा असल में ये दीवार है। आपको हर 2 नंबर में, सॉरी बात कहने से मुझे अफसोस होता है, हर वो वाला बंदा जिसका ताल्लुक ही नहीं होता ना ऑयल गैस से ना पावर सेक्टर से, वो कौन होता है? वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ है। देखिए, यहाँ पे हिमल साहब हैं, मेरी इनसे थोड़ी सी पहले जब ये एडवाइजर नहीं थे तो गपशप का पहले हुआ करती थी। इम्तियाज शेख माशाल्लाह बड़े पुराने प्लेयर है इसमें। आज देखिए प्रॉब्लम किस फ्रंट पे है, एक गैस के ऊपर है और एक सरप्लस डेट 2.9 ट्रिलियन। तभी तो IMF वाले कह रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट। आप इम्तियाज शेख सबसे पूछें कि के इलेक्ट्रिक में 7000 डिमांड है, वहां ही 4 पावर प्लांट है, हम वहां पे कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं आपको कोल को, लकी सीमेंट को, और अभी तो वो एक और न्यूक्लियर भी आ रहा है जी। आप देखें कि हम वहां पे उन दोनों की कनेक्टिविटी नहीं करा सकते, जो कि 2 महीने का काम है। ये वो सोल्यूशन है कि अभी मैंने 2-3 लेटर भी लिखे कि यार खुदा के वास्ते हमारे, देखिए ऐसा मेरा और आपका और शायद सबका ये मसला है कि हमारे पास पाकिस्तान के अलावा कोई रहने की जगह नहीं है, हमने यहीं पे रहना। हम ये डूएबल सॉल्यूशन है, पाकिस्तान के इंजीनियर ये बात ठीक है क्या अब्बासी साहब की जो कैपेसिटी पेमेंट्स हुकूमत को पे करना पड़ी है, पिछली हुकूमतों के गलत मुआहिदों की वजह से पे करना पड़ी है, जो कि हमाद अजहर साहब कहते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है?
देखिए, एक बात से पार्शली बिल्कुल ठीक है कि नून लीग ने 13,000 मेगावाट तो लगा दी, बार बार कहते लगा दी, लेकिन इन गवर्नमेंट में जवाब देने वाला नहीं बंदा कि देखिए पावर सेक्टर 3 पिलर पे होता है। एक जनरेशन यानी बिजली कारखाने लगाने, फिर ट्रांसमिशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर तो हमने काम नहीं किया। हम तो 25,000 मेगावाट से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते। 40,000 अभी हमारी कैपेसिटी होगी, बाकी जाहिर हमने पेमेंट करनी है। वो जो ट्रांसमिशन लाइन जो बुटियारी नहीं हैदराबाद से लाहौर या फैसलाबाद आनी, अभी भी उसमें साल लगेगा। वो खुदा के वास्ते इस तरह की बैड गवर्नेंस मेरे ख्याल में किसी अफ्रीकन कंट्री में भी नहीं होगी जो पाकिस्तान में हो रही है। आज तक कभी इमरान खान ने ये नहीं कहा कि आए जो पाकिस्तान में जो लोग जानते हैं मुझे बताएं भाई देखिए हमने ये जो पहले पॉलिसी ब्रीफ की लिख के भेजा, रोड मैप बना के भेजी, आपने ये करना, हमने कोई ओहदा नहीं मांगा, न कभी अप्लाई किया है, सिर्फ ये कहा है कि देखो इस पाकिस्तान को आपने बेहतर बनाना। असद जिस हालात जा रहे हैं, मशवरे तो वो अभी भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले रहे, लेकिन शायद सही लोगों से नहीं ले रहे। बिल्कुल सही है सर। मैं बादशाह साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, जो ब्रेक के बाद आते हैं बाकी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। 2-3 चीज़ें, एक तो मैं शौकत तरीन साहब ही का बयान डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि जी इतनी तेज़ी से मईशत बढ़ रही है, ग्रो कर रही है कि खतरा है कि ये 6 को टच कर जाएगी, 6% से बढ़ जाएगी। अगर GDP 6 से बढ़ जाएगी तो मुल्क को नुकसान होगा, इसलिए हम इसको 5.5 पे रोकेंगे। इसकी ज़रा एक्सप्लेनेशन समझने की, इसको समझने की कोशिश करते हैं इसका क्या मतलब है। दूसरा, डस्का इलेक्शन पर जो रिपोर्ट आई है, पर चीमा साहब का जो अपना मामला है, मालम जब्बा, 2-3 चीज़ों को ज़रा मिलाकर डिस्कस करते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह हैं पेलडैट के। अहमद साहब बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। लेकिन मैं पहला सवाल रखना चाहूँगा जमशेद चीमा साहब के सामने। चीमा साहब, ये सबसे पहले तो अपना मामला बताएं। आप अभी भी कैंपेन कर रहे हैं और यहाँ से प्रोग्राम से उठ के अभी आपको एक जलसे ही में जाना है NA 133 में, लेकिन आपकी दरख्वास्त पहले इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद की, फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो एपलेट ट्रिब्यूनल वहाँ से मुस्तरद हो गई, अब आप हाई कोर्ट में जाने का इरादा रखते हैं। क्या होप है आपको, किस बुनियाद पर आप वहाँ जाकर साबित करेंगे? एक कानून है कि आपके तजवीज़ कुरिंदा का हल्के से होना ज़रूरी है, वो नहीं है तो आप क्या दरख्वास्त कर रहे हैं? बेसिकली मेरा तजवीज़ कुरिंदा हल्के से ही है, वो मेरे हल्के में रहता है और जिस घर में रहता है उसके सारे वोट रजिस्टर्ड नहीं है, सारे वोट मेरे हल्के में है। वो डेफिनेटली इट्स ए मिस्टेक, और आप कह लें कि टेक्निकल मिस्टेक है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो यू कैन से कि इलेक्शन है, ये जमहूरियत है, इसमें डिसइंफ्रेंचाइज नहीं किया जा सकता किसी को भी। आप मतलब आपने सपोर्ट करना है इलेक्शन को, ना कि आपने किसी को महरूम रखना है। बाकी अवामी मैंडेट है, अवामी मैंडेट जो जिसको अवाम दे, आप छोटी मोटी टेक्निकल गलती की बुनियाद पे किसी पूरी, लेकिन कानून तो किसी वजह से बनाया जाता है ना चीमा साहब, ये तो आप समझते हैं ना कि अगर, और फिर अदालतों ने तो कानून ही देख के फैसला करना है। नहीं, हमने कानून पूरा किया जी, हमने कानून पूरा किया। सिंपल उसमें एक टेक्निकल मिस्टेक है, टेक्निकल मिस्टेक की बुनियाद हमेशा ये इसका रिलीफ मिल जाता है और हमें भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। दैट्स व्हाई हम अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। दूसरा आपका सवाल क्या था जी? जी मैं अभी तो मैं इसी पे कर रहा था। दूसरा सवाल आपका क्या? मैं दूसरा सवाल आपके सामने रखता हूँ, लेकिन अहमद बिलाल महबूब साहब से जरा ये वाला नुक्ते का पहले जवाब ले लूँ, फिर मैं आपके सामने दूसरा सवाल रखता हूँ। अहमद साहब, ये आप कैसे देख रहे हैं जमशेद चीमा साहब के मामले को? अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अदालत से भी, वो कहते हैं कि मैं रिक्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी, मरियम साहबा से भी, शहबाज शरीफ से भी, और हमसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ इनसे कि आप इजाज़त दें और इलेक्शन से बाहर, इतनी बड़ी पार्टी को बाहर नहीं रखा जा सकता। क्या ये कैसी गलती है जिसको अदालत नज़रअंदाज कर सकती है, और या ये वाकई ऐसा मसला है कि जिसमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा सकता? नहीं, अदालत मेरे ख्याल में इलेक्शन ये अपना अहमद बिलाल महबूब साहब जी, जमशेद चीमा साहब एक पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाकई इस टेक्निकल मिस्टेक की वजह से, तो बल्कि मैं कहूँगा थोड़ा सा इनके पार्टी के या इनके वर्कर्स की गफलत की वजह से ये सूरत हो गई है कि वो इलेक्शन से बाहर होने जा रहे हैं। तो इसका कोई सूरत अगर कोई निकल सके तो अदालत निकाल भी सकती है, इसको टोटली रूल आउट नहीं करते, और इनको सारी मेरे ख्याल में लीगल एवेन्यूज को ट्राई करना चाहिए और इससे एग्जॉस्ट करना चाहिए। सही है। तो जाती तमन्ना इनके साथ हैं, क्योंकि बहुत
पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं। आपने कहा कि पार्टी की गफलत की वजह से, लेकिन हल्के में कुछ लोगों का ख्याल है कि ये गफलत नहीं है, साजिश है। तो अब आई एम श्योर कि चीमा साहब और उनकी पार्टी इसको इस नज़र से भी देख रहे होंगे कि कहीं साजिश तो नहीं हुई, क्योंकि इनके हल्के में बहुत सारी धड़ेबंदियां मौजूद हैं। चीमा साहब मानते हैं कि धड़ेबंदियां तो है ना आपके इस हल्के में? मैं एक केस में जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। मैं शेख साहब लेता हूँ आपका नुक्ता। चीमा साहब मुस्कुरा के रह गए, जवाब नहीं। इसी पे बात कर रहा हूँ। तो ये जो बात कर रहे हैं ना आप, चीमा साहब हमारे लिए एहतराम है, इलेक्शन में जरूर करना चाहिए उनको, लेकिन उनके साथ साजिश जरूर हुई है। साजिश हुई, ठीक है, उनके साथ साजिश हुई है। वो इसलिए साजिश हुई है कि जब फॉर्म भरा जाता है तो सबसे पहले उस फॉर्म पे प्रपोजर और सेकेंडर का वोट नंबर लिखा होता है। हाँ। तो वो उसके बगैर किस तरह हो सकता है कि मतलब इलेक्शन हम भी लड़ते हैं तो हमें पता है कि पहले ही कागज पे पहला जो खाना है उस पर वोट नंबर होता है उसका। हाँ। उसके बगैर उन्होंने किस तरह भर लिया? मतलब जरूर उनके जिसने भी भरा है उन्होंने उनके साथ साजिश की है, धोखा किया है। जी चीमा साहब कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पर? फिर मैं अगला सवाल रखता हूं आपके सामने पर। नहीं, मैंने कहा इसे साजिश ना समझा जाए, इसे कहले गफलती समझा जाए। और इसमें मैं सर जो बात बिलाल साहब ने की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये टेक्निकल मिस्टेक की बुनियाद पे मैं समझता हूं मैंडेट जो है ना, इलेक्शन लड़ने का मैंडेट, ये अवाम दे तो ज्यादा बेहतर है बजाय देखें फ्रेंकली। और मैं आपके जवाब को यूं रिपोर्ट करूंगा चीमा साहब, मैं अगर इसको रिपोर्ट करूंगा आपके जवाब को तो मैं यूं रिपोर्ट करूंगा कि जमशेद चीमा साहब ने मेरे प्रोग्राम में हंसते हंसते कहा कि इसको साजिश ना समझा जाए। तो इस तरह से मैं इसको रिपोर्ट करूंगा। चुगताई साहब ये डस्का वाले मामले को भी जरा मिलाकर देखें, फिर मैं अहमद बिलाल साहब के सामने और फिर चीमा साहब के सामने रखता हूं। ये डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट 133 सफ़हात की रिपोर्ट है। इसमें फिरदौस आशिक अवान साहबा का नाम लिखा है और वो कह रहे हैं कि जी एक मीटिंग होती है, उसमें फिरदौस साहबा भी मौजूद हैं। ये डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज के घर पर मीटिंग होती है या उनके कहने पर, उनके घर पर नहीं होती बल्कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस में वो मीटिंग बुलाते हैं और उसमें हिदायत दी जाती हैं कि जी प्रोसेस को, वोटिंग प्रोसेस को शहरों में स्लो डाउन करना है। 25% डस्का सिटी एरिया से जो है वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए। 4:30 बजे वोटिंग को बंद करना है और पुलिस अगर कहे कि इसको बंद कर दें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपको कोई हुक्म दे तो उसको मान लें। तो इस तरह की हिदायत जारी की जाती हैं। ये इस रिपोर्ट में लिखा है, आप कैसे देख रहे हैं चुगताई साहब इसको? सर मेरा ख्याल ये था कि मामला खत्म हो गया, लेकिन बहुत अच्छा किया इलेक्शन कमीशन ने कि डिटेल इंक्वायरी की और हमें मालूम हो गया कि हमारा मुआशरा और हमारा निज़ाम जो है वो कहाँ खड़ा हुआ है, किस हद तक दीमक ज़दा हो गया है। हमारे तालीम के अफसरान, डायरेक्टर एजुकेशन, वो लोग गार्ड कर रहे थे कि 4:30 बजे पोलिंग बंद कर देनी है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के अफसरान कह रहे थे 25% पोलिंग करनी है। रिपोर्ट पूरा का नाम तक दिए उन्होंने, फिरदौस आशिक अवान का अकेले का नाम नहीं है जी, बहुत से लोगों के नाम है जो इस साजिश में शरीक थी। साजिश थी आम इंतखाबात के खिलाफ और अवाम के हक के राय दही के खिलाफ जी। अब मैं जो फिक्रमंद हूँ वो मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हूँ कि ये पोस्ट पोलिंग रिगिंग थी ये, या इसको इंजीनियरिंग कह लें आप, और पोलिंग डे की थी ये। पोलिंग डे और पोस्ट पोलिंग जब ये होती है तो इसका मतलब होता है कि आप पोलिंग के बाद कोई हंगामा नहीं करेंगे और अपना काम पूरा करके रिजल्ट अपनी मर्जी का ले लेंगे आप। तो ये ईवीएम जब आएगा आपका तो क्या हशर होगा? सही, एक लम्हे को सोच लें आप कि ईवीएम आ गया और सब कुछ हो गया, हेडमिस्ट्रेस भी आ गई और डायरेक्टर एजुकेशन भी आ गया। उन्होंने कहा जी लॉक लगा दें 20% वोटिंग के ऊपर, तो मसला नहीं ना, खत्म हो जाएगा के। बिल्कुल सही। तो मुझे ये रिपोर्ट इसलिए बहुत अहम है कि इसकी सब स्टडी करें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम सहाफी स्टडी करें और इसके बारे में अपनी राय खुल के बयान करें कि इसका असर जो है वो क्या होगा। और आने पिछले इंतखाबात किस तरह के हुए थे और 2-3 इंतखाबात, और अगर इंतखाबात अगर इसी निज़ाम के तहत होते हैं या मशीन के तहत होते हैं तो वो किस तरह होंगे और हम कहाँ खड़े होंगे। मेरा ख्याल ये है कि डिफ्रेंचाइज किया गया था डिस्का के लोगों को और वहां फिर फैसला करेक्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। चीमा साहब के बारे में मैं ये अर्ज करता हूँ, बहुत पुराने कारकुन है, बड़े सियासी कारकुन है, पता नहीं कितनी बार नॉमिनेशन पेपर भर चुके होंगे, कितनी बार मंजूर हुए होंगे, कितनी बार इंतखाबात में हिस्सा लिया होगा। ये गलती मुझे तवक्को नहीं थी। चीमा साहब ये गलती वैसे कैसे सरजद हो गई आपसे?
आपने देखा नहीं, पेपर्स को नहीं देखा, आपके वकील ने नहीं देखा? बेसिकली मेरे भी बड़े सीनियर वकला थे, 4 वकला थे और सीनियर वकील उनमें से एक ने मैंने कनेक्शन करा हुआ। तो यू कैन से कि ये जो आया है क्या नाम है, ये मेंबर क्या नाम है, वोटर सर्टिफिकेट पे मतलब हल्के का नाम नहीं लिखा होता। अच्छा, हल्के का नाम नहीं, तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि यही समझा है कि ये वोटर सर्टिफिकेट आ गया है तो ये ठीक है, मतलब वोटर सर्टिफिकेट ही आखिरी है। यू कैन से एक जो वेरिफिकेशन है वोटर सर्टिफिकेट आ गया तो ओके। उसका जो कोड है, ब्लॉक कोड जो है, ब्लॉक कोड जो है वो जिसको उन्होंने वेरीफाई करना था उन्होंने नहीं किया। बेसिक बात यह है। तो हमारा नॉर्मली, मेरे पास, मैं जब पेपर भरता हूँ तो मेरे पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होती है और एक टीम होती है। तो मैंने हमेशा पिछले जो इलेक्शन, तीन इलेक्शन, एक सेनेट का, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म को मैंने इस बार इनवाइट अपना नहीं इसमें इन्वॉल्व किया क्योंकि मैं सेनेट के कागज पिछले दिनों भरे थे। ठीक है। टैक्स से रिलेटेड सारी, और इत्तेफाक ये है कि चीमा साहब के जो कवरिंग कैंडिडेट हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, उनका जो है वो तजवीज़ कुनिंदा कोई और शख्स है और उसका भी यही मसला है। तो ये 2 जगह पर इत्तेफाक हो गया। तो जो हम साजिश की बात कर रहे थे वहां जाकर तकवीयत मिलती है कुछ। मैं अहमद बिलाल महबूब साहब, ये बताइए, ये रिपोर्ट आपने ज़रूर देखी होगी। इस रिपोर्ट में जो अभी हम पहले जिक्र कर रहे थे उसके अलावा भी एक और, वैसे तो खैर बहुत सारी होशरुबा चीज़ें हैं इसमें, लेकिन सबा मरियम एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, उन पर असर रसूख इस्तेमाल करती हैं एक DEO। वो कहती हैं कि जी आपने पोलिंग रोकने का कहा जाए तो रोक देनी है, फोटोकॉपी पर वोट डालने की इजाज़त देनी है। और फिर वो कहती हैं कि मुझे शाम को एक नामालूम जगह पर ले जाया गया जहां पर जो वो खातून भी मौजूद थी और 600 बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाए जा रहे थे, उनमें से कुछ वोट उनके उसमें डाल दिए गए। क्या आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं? तो पहली बात तो ये है कि ये रिपोर्ट बहुत अहम है जी, और जस्टा का इलेक्शन जो कुछ वहां पे हुआ वो भी बहुत अहम है जी। अगर हम इस सारे मामले से कोई ठीक तरीके से सबक सीख के अपने आप को करेक्ट कर सके तो शायद हमारा इंतखाब का निज़ाम कुछ इम्प्रूव हो जाए। लेकिन अगर हमने इसको ना इम्प्रूव किया तो फिर यूँ समझे कि ये एक बहुत अहम मोड़ साबित होगा, जिसका मतलब है कि आपने आइंदा अपने इंतखाबात में चीज़ों को इसी तरह से बल्कि इससे भी ज़्यादा ख़राब रखना। ये बहुत अच्छी बात कही गई अभी थोड़ी देर पहले कि ये एक बहुत अहम इससे चीज़ें मिलती हैं और इसके नतीजे में जो लोग मुर्तकिब पाए गए इन गलतियों के, जब तक उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम करके उनको सजा नहीं दी जाती कि बाकी लोगों को उससे सबक हासिल नहीं होगा। अगर ये लोगों को सजा हो गई, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, पहली बात तो मैं कहूँगा उनको सजा हो और उसको पब्लिसाइज किया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत करने की जरूरत न करे। तो दूसरी बात यह है कि देखिए ये असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल पे तो उसने खुद तो नहीं किया होगा, अब इसका सिरा तलाश करने की बहुत जरूरत है कि ये कहाँ तक जाता है जी, इंस्ट्रक्शन कहाँ से आई थी। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर तो एक बड़ा निस्बतन छोटे लेवल का ऑफिसर है, उसका क्या इंटरेस्ट है कि कोई बंदा इलेक्शन जीते या कोई इलेक्शन हारे। आप इशारा कर रहे हैं कि सियासी असर और रसूख का इस्तेमाल हुआ है इसमें, और किसी पॉलिटिकल बॉस ने फिर तो साशिक अवामी बैठी हुई थी। हाँ, बिल्कुल उनका नाम है इस रिपोर्ट में और उन तक बात पहुंचनी चाहिए। सर साहब, मैं इसमें अर्ज करूं कि ये कोई छोटी बात नहीं है। ये पूरा हुकुम। जरा बिलाल साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें तो फिर मैं आपकी राय लेता हूँ। जी अहमद बिलाल साहब। मेरी बात होगी, सिर्फ यही कह रहा था कि ये इसके मुंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। ठीक, इस आदमी ने भी जिस हद तक भी टॉप लेवल पे जी हुआ है उसको इसके अंदर उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको आइडेंटिफाई होना चाहिए। ठीक है, कोई शख्स कह दे कि जी ये रिपोर्ट साजिश है, तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही है, तो बात वहां खत्म नहीं होनी चाहिए। इम्तियाज शेख साहब क्या कहते हैं आप? नहीं, जो अहमद बिलाल साहब ने बात की बिल्कुल 100% सही बात की। ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है, ये बहुत ही अहम कागजात हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने जाहिर किए हैं। उसमें पूरा हुकूमत की इंटेंट नजर आती है। ये कोई लोकल लेवल का मसला नहीं है। इसमें एक उनकी वफाकी वजीर थी या उस वक्त सूबाई वजीर थी या एडवाइजर थी, वो इसमें मुलविस हैं। इनका पूरी गवर्नमेंट मशीनरी मुलविस है। उसको कहा जा रहा है कि आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कहे वो मानना है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चीफ सेक्रेटरी कहता है या वजीर आला कहता है।
शायद वजीर आला कहता है तो मतलब पूरी की पूरी पीटीआई की गवर्नमेंट इसमें शामिल है, जिन्होंने पूरे धांधली प्लानिंग के साथ धांधली की और जो को पकड़ी गई। अब ये जो अब इसमें पूरे का पूरा जो इनका इंटेंट है वो मतलब शक की बुनियाद पे आ गया। आइंदा इलेक्शन में क्या करने वाले हैं, इनका रवैया इलेक्शन कमीशन के साथ देखें कैसा है। जैसे हुआ था कुछ अर्सा पहले एक इलेक्शन हुआ था जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो जीत जाते हैं, उसमें कुछ ऑडियोज सामने आती हैं, कुछ वीडियोज सामने आती हैं जिसमें इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी कुछ लोग खरीदे गए, बेचे गए। नासिर हुसैन साहब की एक ऑडियो सामने आ गई, उन्होंने कहा नहीं मेरी ऑडियो नहीं है, बात खत्म हो गई, इलेक्शन हुआ गया और सेनेट में जाके यूसुफ रजा मसला ये है कि क्यों नहीं हो पाता, मेरा सवाल ये है। आप मेरी बात सुने ना, वो तो एक इल्जामात के हद तक था, ये तो एक प्रूफ के साथ आया है, ये प्रूफ है और वो इंक्वायरी के बाद साबित हुआ है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। अब इसके बाद जिस तरह पीटीआई के वज़रा, पीटीआई की गवर्नमेंट हाथ धो के पड़ी है कि अपना इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल करनी है, जिस तरीके से उनका रवैया अपना इलेक्शन कमीशन के साथ, तो इनकी पूरी धांधली का प्रोग्राम है। ये आइंदा के इलेक्शन चोरी करना चाहते हैं और ये मतलब बिल्कुल मैं अहमद बिलाल साहब की बात से मैं मतलब 100% मुत्तफिक हूं। तो इसके आगे तक जाना चाहिए कि इसका आखिर कहां प्लान हुआ, किसने कहा। अदरवाइज तो देखें एक मिनिस्टर जाके एडवाइजर या मिनिस्टर जाके वहां डिस्ट्रिक्ट में बैठे प्रिजाइड करे, एजुकेशन अफसर उसके दफ्तर में जाए, असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में मीटिंग्स हो, तो ये मतलब साजिश नहीं तो और क्या है, ये तो पूरा प्लानिंग के साथ हुआ है और इसको आगे तक जाना चाहिए। आप नासिर चौधरी साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो रिपोर्ट है इलेक्शन कमीशन की, एक आईनी इदारे की रिपोर्ट है। इसको इस तरह लेना आप जी। तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, एफआईआर है ये, ठीक। इसको बतौर एफआईआर लिया जाए और बिल्कुल सही कह रहे हैं महबूब साहब कि इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस कायम किए जाए, सबके खिलाफ जिन जिनके नाम है, जाए अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करें जी। इलेक्शन कमीशन का बंदा वकील अपना बताएगा वो कि हमारे पास क्या सबूत है, उनके पास सारे सबूत हैं, उनके पास ऑडियो भी है, वीडियो भी है, सब पहुंच गया उनके पास जो रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि हमारे पास ये भी है, ये भी है, और उन लोगों के बयान भी हैं जिन्हें लापता किया गया था। अब हैरत की बात यह है कि 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक ही तहरीर में एक ही आदमी लिखता है कि हम ड्यूटी करने से कासिर हैं जी, और एक ही आदमी का खत है जी। हाँ, 17-20 दरख्वास्तें, वो भी काउंट होता है। फिर उस वक्त का आईजी, इस वक्त का चीफ सेक्रेटरी, मेरे ख्याल सबको इन द डॉक होना चाहिए जिसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फोन भी नहीं सुना, और ये बहुत सख्त नोटिस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने इसका, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन को बहुत जबरदस्त फैसला मिला सुप्रीम कोर्ट से। और मुझे यकीन है कि अगर ये एफआईआर बन गई, ये रिपोर्ट, तो आने वाले वक्त के लिए बहुत फायदा होगा। कम से कम वो डर जाएंगे जो सरकारी अफसर हैं, जो ग्रेड 17 से 18 में आना चाहते हैं। सही, राइट सर। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेना। मैंने अहमद बिलाल महबूब साहब शुक्रिया और जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर ज़रा ये मालम जब्बा की बात करते हैं और फिर वो जो हम बात कर रहे थे शौकत तरीन साहब के फिगर्स की, उस पर बात करते हैं और थोड़ी सी बात हम इस रिपोर्ट की मजीद करेंगे। हम कोशिश करेंगे, असद मली साहब ने हमें जो हमसे कमिट किया, हमें ज्वाइन करेंगे, वो हमारे साथ होपफुली मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली असद मली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डस्का का आपने इलेक्शन लड़ा। मली साहब, ये रिपोर्ट सामने आई है इलेक्शन कमीशन की, सबसे पहले तो ये बताइए आपका रद्दअमल क्या है, ये रिपोर्ट सही है, गलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं सबसे पहले ये पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली इस रिपोर्ट को रिलीज कर दिया? क्योंकि आज दोपहर तक जो खबर आ रही थी वो ये आ रही थी कि ये रिपोर्ट जो है वो लीक हुई है और इसको किसी ने हमने रिलीज नहीं किया। तो अगर तो इलेक्शन कमीशन ने इसको रिलीज ही नहीं किया और ये लीक रिपोर्ट है तो फिर तो इसके ऊपर तबसरा करना ही बेकार है। अच्छा, ये जो 133 सफ़हात की रिपोर्ट है ना मली साहब, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने ये भी नहीं कहा कि जी ये हमारी रिपोर्ट नहीं है और गलत रिपोर्ट जो है वो तरदीद नहीं आई अभी तक जी, कोई तरदीद नहीं आई और उन्होंने अच्छा तरदीद नहीं आई। चलें फिर हम इस पे ये बात कर लेते हैं। मैं 2-3 चीजें इस रिपोर्ट के बारे में बात करना चाहूंगा। नंबर 1 की टोटली वन साइडेड रिपोर्ट है, टोटली वन साइडेड रिपोर्ट है। ठीक,
जो वहां पे हकायक उस दिन और उस रात को वहां पे हुए वो यहाँ पे बयान नहीं किए गए। मेरी कुछ सबसे पहले मैं ये इनसे पूछना चाहूंगा कि जो डीएमओ था, जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर था, वो इस रिपोर्ट में किधर गया, जिसके बारे में हम चीख के थक गए कि ये नून लीग का एजेंट है और ये हमारा इलेक्शन नून लीग से नहीं हो रहा, इलेक्शन कमीशन के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के साथ हो रहा है। अब वो बात लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको तफसील से बताना शुरू कर दूं कि उनकी क्या क्या हरकत थी नून लीग की वहां पे सपोर्ट कर रहे थे, उसका भी कहीं पे जिक्र नहीं है। सही। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और डीआरओ को तो इन्होंने खुद ही अपने मुंह से कह दिया कि जी ये इनकी वजह से सारा मामला खराब हुआ जी। अब मुझे ये बताएं कि जब हमने ऑफिशियली लिख के दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जनाबे वाला इनको जो मलिक साहब ये सही है, आप ये रिपोर्ट अधूरी हो सकती है, ये वन साइडेड हो सकती है, नामुकम्मल हो सकती है, लेकिन इसके अंदर जो फैक्ट्स बताए गए हैं क्या वो गलत हैं या सही हैं? क्योंकि इसमें फरदौस आशिक अमान साहबा का नाम लिया गया है, मीटिंग्स का बताया गया है कि कहां मीटिंग्स हुई, किस कौन सी फैक्ट, मतलब कौन सा फैक्ट इसमें इन्होंने डॉक्टर फिरदौस का इन्होंने कहा है कि जी एसी ऑफिस में बैठी हुई थी, उनके साथ 2 अफसर और बैठे हुए थे। ये कुछ सबूत है जी? एसी ऑफिस में एक गवर्नमेंट का वजीर बैठा हुआ है तो वो धांधली कर रहा है वहां पे बैठा, इज दिस अ प्रूफ? नहीं, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ये कह रहे हैं कि जी मुझे एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये कहती हैं कि मुझे ले जाया गया एक अननोन जगह पर अमले की तरफ से और वहां जाकर मेरे थैले में जबरदस्ती वोट डाले गए, वहां पर 600 बैलेट पेपर लगे थे। ये उनका स्टेटमेंट है जो इसमें शामिल किया गया ना। अब इस तरह के कई स्टेटमेंट जो हैं जी वो गवर्नमेंट के पास भी हैं। अब ये गवर्नमेंट से पूछने वाली बात है कि क्या वो इस रिपोर्ट को, तो क्या आप इसको चैलेंज करेंगे मलिक साहब? फिर आप इसको रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे, आप इसके खिलाफ किसी फोरम पर जाएंगे, कहेंगे ये हकायक के खिलाफ रिपोर्ट है? अब देखें जी, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है तो 33 सफों में, ठीक है, आपका इलेक्शन था ये सही इलेक्शन था, मगर मजे की बात यह है कि मैंने धांधली कोई नहीं की। इलेक्शन मेरा है मगर मैंने धांधली कोई, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने की है या बाकी लोगों ने की है, ये सही है, ये ठीक है, बात सही है। ले जनाब नासिर साहब वो कह रहे हैं मेरा नाम ही नहीं है और मैंने धांधली नहीं की, जिसने की है पुलिस ने की है, ब्यूरोक्रेट ने की है, उसको पकड़े। देखिए ना, इन्होंने धांधली बिल्कुल नहीं की, करवाई होगी। पार्टी पे इल्जाम है तो उनको तो जाना चाहिए ना जी। पार्टी पे इल्जाम लगा है इतना बड़ा तो इनको जाना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए अगर गलत है तो, क्योंकि हम तो नहीं थे वहाँ, ये वहाँ थे और ये कहते हैं कि गलत है तो ही मस्ट गो एंड डिफेंड इट। I am on national television right now defending my party and saying that this is wrong. None of this happened. ये कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट। आप बताएं कि चैलेंज करें ना इसको जी, कोर्ट में चैलेंज करें। सर आप अदालत लेकर जाएं ताकि आपकी पार्टी पर इतना बड़ा जो इल्जाम है ये हटे। 25 रुपए का अगर आपस में किसी में इख्तिलाफ हो तो ये जरूर हो सकता है कि उसको 14 दे दें, 20 दे दें या 25 के 25 ही दे दें, मगर ये नहीं हो सकता कि हम उसको 100 दे दें, मांगे वो 25 और हम 100 दे दें। ठीक है, हमारे खिलाफ जो फैसला है वो ये आया। नहीं तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आपको अदालतों पे एतमाद नहीं है, वो एक फैसला था, आपके पास फोरम मौजूद है और आपकी पार्टी और बेशुमार मामला पे जाते हैं अदालतों में, बहरहाल अदालत के इस फोरम पर जाया जा सकता है। एनीवे मैं 2 चीजें रह गई, एक तो मालम जब्बा का मामला और दूसरा जो है वो शौकत तरीन साहब का। कोशिश करूंगा कल के प्रोग्राम में जरा इन पर बातचीत करें। आज बहरहाल तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।